खबर ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समीर इब्राहिम। नाज़रीन, आजकल सियासतदान और मीडिया एक ही बहस में मसरूफ हैं और वो है असगर खान केस। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब इस पर कानून कैसे हरकत में आएगा, इस पर हुकूमत और अपोजिशन जमातें दोनों ही परेशान हैं। यही वजह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने FIA की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर रहमान मलिक ने उन्हें मनाजरे का चैलेंज दे दिया है। वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि ये फैसला हुकूमत ने नहीं, अदलिया ने किया है और अब नवाज लीग अदालती फैसलों का एहतराम करे। एक लिहाज से देखा जाए तो असगर खान केस से मुतालिक रहमान मलिक के अपोजिशन लीडर पर जो तनकीद है ये जायज़ है, क्योंकि यही नवाज लीग थी जिसने हर दौर में पीपल्स पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल न करने का ताना दिया है। और आज मुस्लिम लीग नून असगर खान केस के फैसले पर परेशान क्यों है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारा सवाल भी आज इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या आप तहकीकात असगर खान केस की जो है ये मुल्ज़मान के मनपसंद अफसरों और एजेंसियों से कराई जाएंगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे पास और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी शाजी, आगाज़ में मैंने एक साहब से हम थोड़ी बात करेंगे। सरवर साहब जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं वर्ल्ड बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। तो फ़ोन पे उन्होंने कॉल की मुझे। तो एक तो ये कि वो रिटायर हो चुके हैं, देख नहीं सकते, तो हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। तो ये इज़ वेरी काइंड। और फिर उन्होंने कुछ जो तजावीज़ दी वो ऐसी थी कि जैसे हाँ, वो इस बाबत हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन रास्ता रोक सकता है काले धन वालों का, क्या तरीकाकार। बड़ी सिंपल सी बातें हैं मगर बड़ी अहम हो सकती है। तो मैंने आज उसको मेन इंक्लूड किया और उनको लाइन पे भी हम लेंगे। इसके बाद एक खबर और जो मैंने शामिल की है कि 80 से 100 के करीब डॉक्टर्स जो हैं हर साल इस मुल्क से हिजरत कर जाते हैं। और याद रहे कि यहाँ पे 70 से 80% लोग नॉन साइंटिफिक इलाज करवाने पर मजबूर है। क्या है वो कंडीशंस जिसके बायस ये लोग या हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता है, इस पर बात करेंगे। और फिर शाजिया, 2 तालिब इल्मों ने ऊपर तले खुदकुशियाँ की, वजह एक ही थी। तमाम ये SSC या जो FA के स्टूडेंट थे, इम्तहान में नाकामी के बाद तो हम बाज़ औक़ात मुझे लगता है बच्चों पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि हम उन्हें फोर्स करते हैं तो ये स्पेस पे। और फिर आखिर में मैं बात करूँगा एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, मैं तो कहूँगा दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री कह लें अब तो, यश चोपड़ा, जिन्होंने जिसे कहते हैं कि सिनेमैटिक पोएट्री उन जैसी किसी ने नहीं, बड़ी फिल्में। तो उनकी फिल्मों का जिक्र करेंगे। वो नहीं रहे दुनिया में, आज उनकी आखिरी रसूमात है, मगर उनकी जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, एक नई जहत दी उन्होंने इंडियन सिनेमा को, वो क्या थी इस पर बात करें। शाजिया, मलाला जब उस पर फायरिंग हुई तो पूरे मुल्क में ये बात आई कि जी ये तो इसलिए किया गया है कि वार ऑन टेरर जो है ना वो उसका नाम लेके वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं और शायद ये सब कुछ एक बड़ी कंस्पिरेसी है। तो अब एक सूरत हाल वाज़े आई हुई है कि उसमें जो पाकिस्तान की सिविल हुकूमत है, सदर ने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तमाम सियासी जमातों का इस पर कंसेंसस नहीं हो जाता। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से ऑपरेशन शुरू किया तो वो जो तमाम कुव्वतें जो हैं जो इंतहा पसंदी को मज़हब का रंग देती हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और ये मुनासिब नहीं है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, दूसरी जानब ये भी इतलात आ रही है कि मार्क ग्रासमैन जो अमेरिका के खसूसी एलची हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए, वो क्योंकि इस्लामाबाद में हैं, उनसे ये मुतालबा किया गया है कि मुल्ला फजलुल्लाह जो अफ़गानिस्तान में हैं और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों की बराह रास्त जो रिपोर्ट्स हैं कि उसकी वो निगरानी कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। फिर एक काजी साहब ने अभी बताया कि डॉक्टर्स यहाँ से जा रहे हैं, तो एक ख़बर जो दोहरी शहरियत के हवाले से चल रही थी। पहले तो लॉ मेकर्स जो थे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वो नहीं उसमें अरकान नहीं बन सकते, असम्बली के रुकन नहीं बन सकते। अब जो इतलात आई हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 20 तक, जिसमें PN भी शामिल हैं, उन सब से ये कहा है कि आप हल्फनामे दें कि आप दोहरी शरीयत नहीं रखते। अब आइन इस पर आज देखेंगे, क्योंकि आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है कि दोहरी शरीयत वाले पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकते। तो ये एक खौफ व हरास की फ़ज़ा जो है, उससे बहुत सारा जो टैलेंट पाकिस्तान आके खिदमत करना चाहता था पाकिस्तान की, वो वापस जा रहा है। इस पर आज बात करेंगे खुल करके, क्या इसके असरात हो सकते हैं इस किस्म की पॉलिसीज़। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिरकार मुस्लिम लीग नून असगर खान केस का जो फैसला है, FIA से इसकी तहकीकात क्यों नहीं चाहती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो वो मेनुअन तस्लीम करते हैं, लेकिन रहमान मलिक के मातहत जो इदारा है FIA, वो इसकी तहकीकात उनके अंडर आकर तहकीकात नहीं करवाएंगे। समी साहब, ये जायज़ लगता है आपको चौधरी निसार का मुतालिबा? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है शाजिया, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये असद दुरानी और असलम बेग साहब ने पैसे दिए, ये इनका इनफरादी फेल था, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसको इन्होंने पैसे दिए उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें, तहकीकात करें। नून लीग को टारगेट कर रहे हैं। अब बात ये है कि वो तो ये कहेंगे कि नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, बात असल में मसला ये है कि अब इसकी आगे तहकीकात होनी क्या है। रिकॉर्ड पे बहुत सारे सियासतदान मान चुके हैं कि हमने पैसे लिए हैं। ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब ने पूरी अपनी डायरी दे दी, जिस पर चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आप हर चीज़ को ना बाहर लेके आएँ, कुछ चीज़ों को खुफिया ही रखें, आप अपने बयानात के जो सारे पैराग्राफ्स हैं उसको ओपन ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ ओपन करें। तो बात यह है कि ये तो तय पता है पूरी कौम को कि किस किस ने पैसे लिए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के उस पर मोहर लगा दी है। अब ये जो फंस गई है इस पर मुस्लिम लीग नून, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून बुरी तरह फंस गई है। उसकी क़यादत, ये जो सारे नाम लगाते थे कि जी चोर चकार हैं, दूसरे करप्ट हैं, ये हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि जो पैसे लिए थे उन्होंने उस वक्त 1990 में वो गलत थे। लेकिन मैं इससे एक और, काजी साहब, बात आपसे मेरा सवाल है, मैं ये एक और बात करना चाहता हूँ कि इससे ये भी तो पता चल रहा है कि यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को 35 लाख रुपए मिले, गोया उस वक्त उनकी जो फाइनेंशियल हालत इस तरह थी कि कुछ काम करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, 35 लाख रुपए उन्होंने वो वसूल किए। लेकिन अब तो अच्छा, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनकी वेल्थ में बेपनाह वो SROs निकले और वो सारा मामला चलता रहा, बड़ा बेहतरीन दौलत ये वो। यानी इससे ये अंदाजा होता है कि उस वक्त जो सियासतदान थे उनकी वेल्थ कितनी थी, फिर बाद में जब वो हुकूमतों में आते रहे बार बार तसलसल से, तो उस वेल्थ में कितना इजाफा हुआ। तो बहुत सारे पहलू हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के। तहकीकात से पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया। मैं एक तो चौधरी निसार अली खान साहब की खिदमत में ये पेश करना चाहता हूं बात कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इन लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट को टारगेट किया था, अवाम के मैंडेट को बदलने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और ये जो हम अवाम का मैंडेट बदलते रहे हैं वो ही आज हमें इस मकाम पर ले आए हैं जहां हम आज मौजूद हैं, ठीक है। एक तो ये बात है, ये मुस्लिम लीग नून को टारगेट नहीं किया। मुस्लिम लीग नून या उस वक्त तमाम जो लोग इसमें शामिल थे वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को टारगेट कर रहे थे, जो कि अब इसकी सजा हो सकती है, किसी कानूनदान से हम पूछेंगे। दूसरी बात जो मैं इसमें ये शाजिया करना चाहता हूँ कि फिर इस तरह करते हैं जैसे एक 5 स्टार हॉस्पिटल है, इसी तरह ना एक 5 स्टार एजेंसी बना दे जो इन तमाम उमरा का, साबका वज़ीर आज़म का करे। क्योंकि आम आदमी तो ये नहीं, मुझे अगर थाना पकड़ के ले जाता, मैं कहता हूँ ये थाना मुझे नहीं कबूल जी, ये मैं नहीं करता। वो कहते तहकीकात और रहमान मलिक के अंडर ना हो, अगर वो होगी तो वो गैर जानिबदार नहीं होगी। कुछ भी हो किसी के अंडर, हम तो यही देखते हैं कोई आदमी किसी बड़े आदमी को अगर कोई एजेंसी आके पकड़ती है या उससे कोई तहकीक करना चाहती है तो कहती पूरा इदारा ही या तो बदल दें, हमारी मर्जी के बंदे ले आए, जुडिशियल कमीशन बना दें, किसी और खाते। इसमें मैं एक बात करता हूँ, अली मूसा गिलानी बार बार ये कहते रहे कि जनाब ये ANF हमारे खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं करेगा, उसको तो नहीं बदला। हाँ, कुछ को बदला, मसलन अरसलान साहब की सुप्रीम कोर्ट की मर्जी की ये बात भी तो देखे ना समी साहब, वहां पे रियाज मलिक की बात सुनी गई। अब जो चौधरी निसार अली साहब ये वावेला कर रहे हैं जनाब कि आप एजेंसियां जो हैं ये हम रहमान मलिक की एजेंसी के तहत, वो मेरा ख्याल वो चाहते हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब की जो एजेंसी को बना दी जाए, उसके अंडर वो तहकीकात। ये जो बात है ना, ये तो चाहे अली मूसा गिलानी हो या कोई जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो कोई भी नहीं मानता। इससे पहले मुनस अलाई साहब पे था, उस वक्त भी यही कहा जा रहा था जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मगर एक समी साहब ने जो बात की, मैं दोबारा दोहरा भी देता हूँ, हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में बात की थी कि जिस मुल्क पे तो की इन्होंने बारी बारी हुक्मरानी, उसका तो बोलो राम कर दिया इन्होंने माशी तौर पर, ठीक है। और जो हुक्मरान थे उनके जो निजी कारोबार माशाल्लाह बड़े स्पिक एंड स्पैन, और यूं दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई। ये अजीब रिश्ता है, माकूस है कि मुल्क की मैशत और एक आम आदमी की मैशत तो नीचे रूबा जवाल रही, मगर इनके जो अपने कारोबार थे वहां हमें बिल्कुल एफिशिएंसी और मुकम्मल कम अज कम अपने मफाद में दयानतदारी नजर आती है। मगर जो रियासती इदारे इन्होंने चलाए उनको कैसे चलाया इन्होंने और कहां पहुंचा दिया, तो ये भी एक सवाल उठता है। अब ये बात, एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बड़ा अच्छा फैसला दिया, उसमें भले पीपल्स पार्टी के लोग हों, भले मुस्लिम लीग नून के लोग हों, जिसके भी हों, अगर कोई सियासी मकासद के हसूल के लिए जो पाकिस्तान के कौमी खजाने का पैसा है उसको इस्तेमाल करता है, कोई भी हो,
उसका होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ सियासतदानों तक नहीं रुकनी चाहिए, ये ब्यूरोक्रेट्स उन पर भी आनी चाहिए, ये जजेस पर भी आनी चाहिए। बहुत सारे जर्नैल तो आ गए ना जी, असलम बेग और असद दुरानी, ये तो आ गए। अब इसको फैलाना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इस प्रोसेस को होना चाहिए। मैं ये तो समझता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि चले वो अगर उन्होंने ये कहा है कि वो रहमान मलिक साहब की वो बात नहीं मानते, तो चलें अपनी मर्जी के नाम तो बताएं फिर। नहीं तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इन नामों का बनाए और आजाद कमीशन तश्कील नहीं, आजाद हर बात का आजाद कमीशन। फिर एफआईए को बैन कर दें, खत्म कर दें, एफआईए को बना दें कि आजाद। रहमान मलिक ने एनआईसीएल का क्या किया, यानी मुस्लिम लीग नून की तहकीकात एफआईए नहीं कर सकती, अरसलान इफ्तिखार की तहकीकात एफआईए नहीं कर सकती, बाकी तमाम जो एजेंसीज हैं, बाकी जो तमाम लोग हैं, उनकी तहकीकात तो वो बिल्कुल उसके मुताबिक होंगी। ये चंद बड़े लोगों के साथ इस तरह सलूक करना, जैसे काजी साहब ने कहा आवाम को एक साइड पे डाल देना, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। और इस किस्म की बात करना मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वो कहते तो ये हैं कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं अदलिया के, हम बड़ा उसकी बहाली के लिए काम करते हैं। वैसे मैं देख रहा था उनकी जो लीडर्स हैं उनमें जाहिद अहमद साहब बड़े ख़ास उनके लीडर हैं। वो उस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब पर सारे हमले हो रहे थे तो मुस्लिम लीग काफ में थे और बड़े आला ओहदों पर थे, तो वो एक चीज उनके जो वर्ड्स हैं उनके एक्शन से मैच नहीं करते। तो फैसला माने और बिल्कुल अपने आप को तहकीकात के लिए पेश कर दें, इसमें क्या है? परवेज इलाही से भी पूछो, उन्होंने पूछना चाहिए, परवेज इलाही साहब से भी पूछें, पीपल्स पार्टी के अगर उसमें कुछ लोग हैं उनको भी पूछें। ये देखिए, ये किसी को अक्रॉस द बोर्ड करें, कोई ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी का है या नून का है या जमात इस्लामी का। जिन लोगों ने पैसे लिए सब लोगों को अदालत के कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए और उनको मुल्क की सियासत से नाहिल करार देना चाहिए। तो इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इस तरह के केसेस का फैसला आना, फैसला ये होगा, इसमें कौम ये देख रही है कि ये क्या करते हैं। अब कुछ पीपल्स पार्टी के हलकों की तरफ से मुझे हल्का सा इशारा मिला था, गालबन कोई वजीर ही बैठे थे पीपल्स पार्टी के किसी प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि जी हम ये पेंडोरा बाक्स हम नहीं खोलेंगे। तो ये एक जो मफाहमत की पॉलिसी है कि एक दूसरे के जो करप्शन के चार्जेस हैं उनको बस हमने वो पिंग पोंग के लिए तो रखना है, ट्रेडिंग ऑफ चार्जेस तो रखेंगे, इल्जामात आयद करते रहेंगे हम, लेकिन कोई काम नहीं करना। अच्छा, इसमें मैं ये काजी साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैंने नहीं ये मफाहमत नहीं है। देखिए, ये पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, अब इस वक्त नून वाले जो हैं वो अंडर प्रेशर है। कायरा साहब का जो बयान है, मुझे ये लग रहा है कि ये ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि आने वाले सेटअप जो निगरान सेटअप है उसके लिए बार्गेनिंग हो रही है, तो ये आपस में मिल जाएंगे, कुछ गिव एंड टेक मिल जाएंगे ये आपस में। मैं आपको बता रहा हूं, ये इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के बयानबाजी जरूर करेगी, लेकिन एग्रीमेंट करेगी, निगरान सेटअप के लिए बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस फैसले को इस्तेमाल करेगी। और आप देख लीजिएगा कि ये जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। एक कॉलर है लाहौर से, सादिया। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। एक तो मुझे ये जो आपके टॉपिक्स हैं इन पे बात करनी थी। जी जी। फोन ना बंद कीजिएगा, बड़ी जल्दी काट देते हैं जब आपके मतलब की बात में। सॉरी टू से यार। जी जी बोलिए। तो पहले तो ये है कि आप दोनों भाई जो ना पाकिस्तान के लिए लड़े, आपस में क्यों लड़ते हैं इन सियासतदानों के लिए? कूल एंड काम रह कर बड़े अच्छे अच्छे लग रहे होते हैं, शुरू शुरू में आते हैं, आखिर में आप जो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। सही पाकिस्तानी जो अंदाज है ना वो इख्तियार कर लेते हैं। चलिए, आज आपसे वादा है कि शोर नहीं मचाएंगे, इसी तरह बात करते बहुत रहेंगे। नाइस है और जेन्युइन बात करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत अच्छे लगते भी हैं। आपकी जो आती है ना लुक टीवी पे, माशाल्लाह, काजी साहब की और आपकी, और जो ये बीच में बैठी है, मुझे इस वक्त नाम नहीं जेहन में आ रहा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है हर लिहाज से, देखने के लिहाज से, सुनने के लिहाज से। आखिर में आप पाकिस्तानी ना बन जाया करें, वैसे हैं आप पाकिस्तानी। और मुझे ये बात करनी थी कि भाई देखें, मुगलों के हमेशा से चला आ रहा है, बाबा आदम के जमाने से। मुगलों में नहीं था बाप बेटे को अंदर जेल में पहुंचा देता, तो अब पागल है फौज अपने जर्नैलों को गंदा करेगी। वट एवर इस सियासत में होता है, हुकूमत में ये होता है, बाप बेटे को जेल में पहुंचाता है, माँ एक दूसरे को कत्ल होगा रहा, तो ये तो एक दूसरे के ना रिश्तेदार है ना खूनी रिश्तेदार। तो ये जो बातें हैं ना इनको समझाएं, अब बंद करें। वाकई ये पंडोरा बॉक्स अवाम के लिए कुछ कर ले। इलेक्शन आने वाले, अव्वल तो आने हैं ही नहीं आने, वट एवर मे बी, एंड सो मैनी ड्रामाज ऑन द स्टेज। और मैं आपको ये बताऊं, अवाम में ये भी मशहूर हो गया कि मलाला का जो है वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया है, ड्रामेटाइज किया गया फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम, आप जानते हैं डंडा किसके हाथ में, भैंस तो गवर्नमेंट ही होती है ना हमेशा, तो डंडा आप जानते हैं जर्नैलों के हाथ में होता है। ठीक है, तो यही चला रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सादिया आपका।
पहले तो आपने उनसे वादा कर एक लिया। बात उन्होंने नहीं, वो तो हम खैर बिल्कुल हम तो एक बात की खुशी है कि उन्होंने कहा कि आप ट्रू पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये बड़ी एक खुशी की बात है कि हमें वो पाकिस्तानी, उन्होंने वो कहा है कि आप बनते हैं। एक बात जो उन्होंने कही है मैं उससे एग्री करता हूँ, वो बात ये कि हम बहुत सारे नॉन इश्यूज़ पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। असल जो आवाम के मसाइल हैं, गुर्बत, लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा बेरोज़गारी, ये जो मसाइल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को अपने शिकंजे में रखा हुआ है और बर्बाद कर दिया लोगों की ज़िंदगी, उससे तवज्जो हट गई है। मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इन मामलों पर बात एक और कॉलर है फैसलाबाद से, बशीर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बशीर स्नोबर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं समी इब्राहिम साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो अदलिया के फैसले का एहतराम करे। अरसलान इफ्तिखार के केस में फैसला नैब का अदारा बेबस हो जाता है। क्या ये अदारे गरीबों के लिए हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वही बात है कि अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, वो सही बात है ये बिल्कुल। कराची से कॉलर है असलम। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। हम आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। प्लीज। कई साहब आपकी पहले खबर डिस्कस करते हैं। हाँ, मैं खबर तो नहीं है ये, मैं एक कंट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं उनका जो सरवर साहब अगर जो एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ बातें की थी मेरे साथ टेलीफोन पे और मुझे लगा कि ये बातें अहम हैं और ये बातें अगर इलेक्शन कमीशन तक पहुँचें और अगर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं हम उनसे ज़रा कॉल भी हम अगर उनसे कर लें, तो वो ये कह रहे थे जी कि ये अगर आप 15 लाख रुपया करते हैं एक इलेक्शन पे, एक MNA या MPA के जो भी, तो उस पर 1.5 लाख या 1.25 लाख का टैक्स है, तो वो हम पूछ सकता है इलेक्शन कमीशन की ये जो रकम आपने मुख्तस की है इस, यानी सवाल ये है कि काले धन को कैसे इलेक्शन में आके अपना असरअंदाज होने से रोका जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई 10 करोड़ या 12 करोड़ खर्च करता है तो उस पर 2.5 करोड़ का टैक्स है, तो क्या हम नहीं पूछ सकते भाई अगर तुम 10 करोड़ खर्च कर रहे हो तो ये कहां से ला रहे हो? या फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी बिजली का बिल ही मंगवा लें इनका, जहां 15-15 20-20 ऐसी या वो लगे हुए हैं, पूरे सिस्टम लगे हुए हैं, तो अगर वो ये दे रहे हैं तो ये इसकी फिल्ट्रेशन हो सकती है। अगर मैं देख सकता और अगर उनसे सर्वर साहब लाइन पे है, अभी लाइन पे नहीं। अच्छा, अभी लाइन, तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक बहस बड़ी अरसे से चल रही है और जाहिर है ये सरमाए की बात ही थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना, ये जो पैसे लगाए गए उसमें इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए, दिस वे आर दैट वे, जहां भी ये एक्सेस में जाता है या काला धन जाता है या सरकारी धन को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो एक जो रिजल्ट्स हैं उन पे उसका असर होता है और असर फिर क्या होता है, फिर मैं और समी साहब लड़ते हैं और सादिया फिर हमें कहती हैं जी आप आखिर में पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे दुनिया में यही जो डेमोक्रेसी का इशू बन गया वो हमारे डिस्क्रेडिट होने पे, तो हम उनसे बात करते हैं। जी सर्वर साहब भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन के लिए क्या ये पॉसिबल है कि जो काले धन वाले हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए, ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में है कि जितना पैसा खर्च करो कोई पूछता ही नहीं है। होता यह है कि एवरीथिंग इज टाइड विद द इनकम टैक्स पेमेंट। जब तक आप इनकम टैक्स नहीं देंगे आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई मकान खरीद सकते हैं, ना कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज टाइड विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की पेमेंट मस्ट है। आप इलेक्शन में आ रहे हैं, 10 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, वेयर यू हैव गॉट दैट अमाउंट, उसके लिए जो लीगल वे है वो ये है कि कम से कम 2.5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर ये है कि स्टेट बैंक में एक ब्यूरो बना हुआ है जिसमें ये जितने लोन टेकर होते हैं उनकी क्लियरेंस की जाती है कि फ्रेश को लोन लेने आता है तो उसका सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा उनको अगेन लोन नहीं मिलेगा। ये जो हमारे बड़े बड़े जगादरी और करप्ट लोग इलेक्शन में आते हैं उनसे ये इनकम टैक्स लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि आपने बैंकों से लोन लिए थे वो आपने क्लियर किए हैं। और यहाँ देखिए जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है वो या उसकी फैमिली या उसका कोई अजीज रिश्तेदार का लोन माफ हुआ है या वो डिफॉल्टर है, ही कांट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो जब ये सर्टिफिकेट जाएगा कि ये तो डिफॉल्टर था जी, अब देखिए यूसुफ जवानी साहब की बेगम ने 40 करोड़ कर्जे माफ कराए, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं उनके कोई अजीज, या जिनके पास एक पैसा आ गया 8 करोड़ की अकाउंट आ गया, अमाउंट अकाउंट में अमाउंट आ गई,
तो क्या हम पूछ नहीं सकते भाई ये 10 करोड़ कहाँ से आपने इनकम टैक्स दिया ठीक है। 2 करोड़ का? तो ये सब चीजें ऐसी हैं, अगर इनको टाई किया जाए इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ और लोन सर्टिफिकेट के साथ, तो मैं शाजिया आपको यकीन दिलाता हूँ कि सही। 90% ये जो करप्ट लोग हैं ये वाश हो जाएंगे रिटर्निंग लेवल के ऊपर, स्क्रूटनी लेवल के ऊपर। सही, बहुत शुक्रिया सरवर साहब आपका। ये बड़ी सिंपल सी 2-3 बातें थी, मगर इतनी सिंपल भी नहीं है और इस पर अमल करना भी कितना आसान होगा। मगर ये देखें, उन्होंने गिलानी साहब की कर्ज लेके माफ कराया वो 40 करोड़ का था, उन्होंने वो अपने इस दौर में करवाया। ब्रेक लेनी है शाजिया ने, तो उसके बाद इस इशू पर जरूर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके पास इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैसे अगर ऐसा हो तो इसका मतलब कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। ये है तो फिर देखें ना, ये अगर किसने लिया और जिस तरह वो कह रहे हैं कि कानून भी है, उन्होंने किसी आर्टिकल का भी हवाला दिया, फिर तो गिलानी साहब तो खैर वैसे ही फिलहाल नाअहल है, मगर जो उनके बच्चे जो हैं वो भी शायद फिर इलेक्शन, इस तरह से बहुत से लोग जो हैं इस जद में आ जाएंगे। लेकिन ये है कि अंग्रेजी में कहते हैं हु विल बेल द कैट। हाँ, मगर ये है ECP के जो अब हैं CEC जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक बड़े इंटेग्रिटी वाले जज भी और सब कुछ बताए जाते हैं। अब उन पे ओनस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कौम देख रही है उनकी तरफ कि वो कह रहे हैं जी मैं करवाऊंगा। और ये कानून अगर ऑलरेडी मौजूद, समी साहब हम नए कानून रोज बनाना शुरू कर देते हैं। खैर वो नए कानून जो बन रहे हैं उनको तो आप छोड़ दें, जो एमनेस्टी और वो काम हो रहा है, मगर ये जो मौजूद है ऑलरेडी, अगर इस पे आप अमल कर लें तो आप फिल्टर कर सकते हैं और लोग रुक जाते हैं। मगर फिर क्या, मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां डिग्रियां जाली बन के आ जाती है, सर्टिफिकेट भी वहाँ बन जाएंगे, ये सर्टिफिकेट कैसे बन के आएगा? जब कोई सर्टिफिकेट आता है तो उसकी वेरिफिकेशन होगी। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ी जबरदस्त नहीं, जब वेरिफिकेशन हुई है तो फिर लोगों ने अपनी मेंबरशिप से फारिग हुए ना वो, तो अगर ये सर्टिफिकेट जाली देंगे तो वो वहां से भी फारिग हो जाएंगे और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकेंगी। ये काम करने के लिए ना, जो आपने आखिरी जो बात कही है, एक बड़ा ऑनेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए था, जो कवानीन मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और लकीली इस वक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम मौजूद हैं और उन्होंने, हमने 4-5 दिन पहले भी स्टोरी की थी कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी ये लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने कि आप अपनी जो जुडिशियल पॉलिसी है उस पर रिव्यू करें। बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि आपने पाबंदी लगाई हुई है कि जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो नहीं जा सकते एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए आप हमारी मदद करें। आज उनकी वो पूरी फिर दोबारा ये स्टेटमेंट भी आई हुई। तो ये अगर इंप्लीमेंट वो कर गए, इस बात को, इस चीज को, इस लॉ को इन्फोर्स कर गए और इस तरह की और भी प्रपोजल्स, तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल करप्ट लोगों को और काले धन वाले लोगों को इलेक्शन में कर दिया जाएगा, रोकने में कामयाब हो सकते हैं। सभी सब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। एक खबर है वो जो मैंने कहा मलाला के हवाले से बड़ा शोर था कि जी ये तो इसलिए किया गया। अभी वो सादिया साहबा भी जिक्र उसका कर रही थी, वजीरस्तान ऑपरेशन, ये वो बड़ी बात हुई। और फिर कुछ ऐसी खबरें आई, शुरू में रहमान मलिक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी, बाद में फ़ौरन कोई 6-7 घंटे के बाद जब पता चला कि क्या उसका फॉल आउट हुआ है तो वो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ये कहा था। लेकिन अब एक बड़ी कंक्रीट खबर आई है और वो ये है कि प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि हम वज़ीरिस्तान में उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस ना हो। गोया कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप इसकी ओनरशिप लेगी और इस पे सबका इत्तेफाक होगा तो फिर वज़ीरिस्तान पर ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी पॉलिसीज़ हमारी तरजीहात के मुताबिक होनी चाहिए और हमें किसी सुपर पावर के कहने पर वो जो पिछले 8 साल से 9 साल से 10 साल से करते आ रहे हैं उसको रोकना चाहिए। बल्कि सिर्फ यही बात नहीं, ये भी खबरें आ रही हैं कि मार्क ग्रासमैन जो अमरीकी एलची है उनसे ये कहा गया है कि मुल्ला फजलुल्लाह जो सवात से जिनका ताल्लुक है अफगानिस्तान में, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त कौम पूरी ये चाहती है कि बजाय इसके कि आप फौज कशी करें, कहीं पर लोगों को बम्बों से मारें, ये जो अमेरिका ड्रोन से मार रहा है इसको रोककर वो जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो नजरियाती तौर पर लोग खफा हैं उनसे डायलॉग करके तो उसको मामला को बेहतर करना चाहिए। कराची से कॉलर है असलम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। जी काजी साहब से और अपना समी साहब से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप मतलब ये
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पे एक बंदे को टारगेट न करें। इसमें सबसे पहले असलम बेग साहब, दुरानी साहब और सईद साहब, मतलब ये सब इन्वॉल्व हैं। तो एक जमात को अगर टारगेट करते हैं तो जिस वक्त ये असगर खान केस शुरू हुआ था 94 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ की सियासी उम्र क्या थी जो आप इतना मतलब उसको टारगेट कर रहे हैं, सब सियासी जमातें मिलके, और साथ ये आप मतलब मीडिया वाले भी। तो मुझे ये गुजारिश है कि आप सबसे मतलब तो ज्यादा मतलब नवाज शरीफ को ही टारगेट किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, उसमें एक बात यह है कि असम साहब, जितना कोई बड़ा लीडर होगा, जितना बड़ा कद काट होगा, उसी हिसाब से रिएक्शन भी आएगा। मियां साहब इस वक्त पाकिस्तान के 2 दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और एक दफा तो वो वज़ीर आज़म इन्हीं इंतखाबात के नतीजे में बने, जो इंतखाबात पैसे देकर जिनके नतायज को तब्दील किया गया। वो सरबराह भी थे IJI के। वो नहीं, IJI के सरबराह तो गुलाम मुस्तफा जतोई थे, लेकिन वज़ीर आज़म जो थे वो नवाज शरीफ बने। तो बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक पूरा जो भी उसमें शामिल थे, जो 8 जमातें थी, उन तमाम जिन लोगों ने पैसे लिए, वो सारी की सारी जो अकाबरीन है, उनके खिलाफ बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने पैसे लिए, और अगर उन्होंने पैसे लिए, वो उस साजिश में शरीक रहे, तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं कि कोई आदमी बड़ा है उसको आप सजा ना दें और जो गरीब आदमी है उसको आप पेनलाइज कर दें, लेकिन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक और कॉलर है लंदन से, आदिल। हेलो हेलो, लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। सभी सब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन पे हम बात कर रहे थे। हाँ, वो उसमें ये जो एक ज़बरदस्त मैंने जो अर्ज़ किया कि अब जो हमारी पॉलिसी है वो हमारी तरजीहात के मुताबिक बनेगी, तो काजी साहब इससे ये आप समझते अच्छाई की जानब कुछ बढ़ना शुरू हुआ? मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, और ये कहा सर साहब ने कि इस वक्त इलेक्शन का मामला है, तो हम तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छी बातें शुरू हो जाती हैं बाज़ औक़ात। तो वहाँ कितने ये बाख्तियार हैं, ये कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, मगर मैं इसे ज़रूर पॉजिटिव बात कहूँगा। जब इमरान खान साहब ने भी मार्च किया था, हमने उसको पॉजिटिव कहा। ड्रोन के खिलाफ उन्होंने बात की, पॉजिटिव बात है। हमारी ज़मीन पर अगर कोई बम फेंकता है, ये अगर सदर साहब कह रहे हैं हाउ मच सीरियस, कितना सीरियस है हमारे आज की ये जो हुकूमत है, ये भी हम देखेंगे कि कल, और ये होना चाहिए। वी सपोर्ट इट, और इस मुल्क के ज़्यादातर अवाम सपोर्ट करते हैं इस बात को। कोई अवाम ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ड्रोन गिरें या हम अपने मुल्क में जो है वो। और फिर ये बात भी जिस तरह हम करते रहते हैं कि फौज कशी कब किस काम का कोई हल हुई है, कभी तारीख में इसने कोई हल किया है किसी बात को? तो ऐसा मेरे ख्याल में। अच्छा, अब मैं आप अपनी खबर जी, इनकी खबर थी कि किन वजूहात की बिना पर हर साल 80 डॉक्टर जो यहाँ से ये आज मैं खबर देख रहा था कि एक तो ये जो मूवमेंट है ये चल रही है, एक तो वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे उन्हें अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, और जो उनका एक सर्विस स्ट्रक्चर है उसे वो अटरली जो हैं मायूस हैं, और इसलिए लोग चले जाते हैं जिसको भी मौका मिलता है। सऊदी अरब जो है 3 महीने बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान हुकूमत की इजाज़त से वो आते हैं और यहाँ आके डॉक्टर्स को हायर करके ले जाते हैं। मगर मैं ये बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शदीद कमी है डॉक्टर्स की। हमारे यहाँ हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया, एक डिजास्टर बन गया, एक टिकिंग बॉम्ब की तरह बन गया। 70-80% लोग जो हैं वो नॉन साइंटिफिक मेडिसिन और इलाज करवाते हैं, और हम अपने मुल्क में डॉक्टर तैयार करते हैं और उनको वो कंडीशंस नहीं देते कि वो यहाँ रुकें, अपने मुल्क में रुकें, और वो बाहर चले जाते हैं। तो ये जो इशू है कि इस पे कैसे हुकूमत देखेगी? अभी कभी हमने सुना था कि डॉक्टर जैसे मुअज़्ज़ज़ पेशे के लोग इस कदर आप अपने फोर्स कर दें कि वो लाठी चार्ज हो रहा हो और उन पर जो है वो आंसू गैस फेंकी जा रही हो। एक इंतहाई काबिल इज्जत जो हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है, उनमें ये लोग आते हैं और ये जो काम कर रहे हैं, इससे बड़ी नेकी का काम और क्या होगा? और इसमें अफसोसनाक बात एक ये थी काजी साहब कि ये पंजाब में जो यंग डॉक्टर्स का इशू चल रहा था, उसमें हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन की, उनकी हड़ताल को गैर कानूनी करार दे दिया। वो फिर पंजाब गवर्नमेंट से कहा कि इनके मामला हल करें, लेकिन वो कोई मामला हल नहीं हुआ। उनके जो 40 मुतालबात थे उसमें से 5-6 मुतालबात पर बात हुई, बाकी जब कोर्ट में जाते हैं तो पंजाब हुकूमत कहती है कि जनाब हम बड़ी संजीदगी से उनका मामला हल करना चाहते हैं। जब बाहर आते हैं तो फिर वही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी बात सुनकर उन तमाम डॉक्टर्स को, मेरी बहुत डॉक्टर से बात, वो आप यकीन करें रो रहे थे बेचारे। वो कह रहे जी हम इंसानियत का दर्स, हम तो लोगों को जिंदगियां देने वाले लोग हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी बचे, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है। हमने अपने, आखिर उन्होंने भी तो अपने घरों के बिल देने हैं, जिन पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया उनका ख्याल करना है, उनको जैसे आपने कहा बेदर्दी से आपने बिल्कुल सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है, बहुत नामुनासिब सी बात है। तो उसमें ये बात होनी थी। अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद समीर साहब, दोहरी शरीयत के मामले पर पंजाब के ग्रेड 1 से ग्रेड 20 के मुलाजमीन का भी मामला उठाया जा रहा है। शाजिया जी, दोहरी शरीयत के मामले पर बात करने से पहले ऐसा भी अभी एक SMS आया, अच्छा, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। ये मैं नहीं जानता, किसी ने भेजा है, ज़िला उकाड़ा से भेजा है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर डकैतियाँ इतनी हो रही हैं, एक बिल्कुल मामूल बन गया। और उन्होंने बताया, ये लिखा हुआ इसमें कि फैसलाबाद रोड पर माड़ी पतन टॉल प्लाजा पे आज सुबह भी वैगन को लूट लिया गया वहाँ पर। अच्छा। और उसके बाद वहाँ पर लोग आए, उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी, घंटे 1.5 घंटे तक कोई बंदा नहीं आया पुलिस वाला। फिर 4-5 पुलिस वाले आए और लोगों की मिन्नत तल्ला करके कि यार ये आप सड़क खोल दें तो हम ये बिल्कुल आपके जो डकैतियाँ हैं इसका बंदोबस्त करेंगे। वही रस्मी सी बात। तो ये मैं SMS भेजा है उन साहब ने। ये आम आदमी जो अपने घर से निकला है किसी दूसरी जगह जाने के लिए, उसको ये यकीन नहीं है कि वो सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। दिन दिहाड़े अगर पंजाब में उकाड़ा जैसे जिले में सड़कों का ये आलम है तो मुझे बताएं कि जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या आलम होगा। समीर साहब, गलती ये है ना कि कभी एक बार किसी को सजा दी हुई तो दोबारा कोई जुर्रत ना करे इस तरह। बस ये गोशगुजार हम तो कर सकते हैं अरबाब इख्तियार के सामने। अब मैं आता हूँ, वो एक और जो खौफ और आस फैला है, दोहरी शरीयत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि जो दोहरी शरीयत वाला आदमी है वो कौमी असम्बली या सेनेट का रुकन नहीं बन सकता। ठीक है, आइन में लिखा हुआ, उस पर वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि दोहरी शरीयत वाला आदमी पाकिस्तान वापस आके तो वो कुछ सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता। अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है काजी साहब, जिसमें पीएन से लेके जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो भी, जो बेचारे माली हैं वो भी, सबको ये कहा गया कि जनाब आप हलफनामे दें कि आप दोहरी शरीयत आपके पास नहीं है। एक तो वो एक अजाब में मुब्तला हो गए हैं, दूसरा जब वो एफिडेविट उसके लिए जाते हैं अदालत में, बेचारा गरीब आदमी पैसे खर्च करता है फिर एफिडेविट लेके आता है। मुझे ये बताएं, ये जो मैं उस दिन भी हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ये जो लोग बाहर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ अरसा रहते हैं वहाँ पे, पैसे बनाते हैं, फिर वापस आकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, उनके लिए आप ये दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के आइन में, कानून में नहीं है। अगर पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज है, बाहर से ट्रेनिंग करके आया है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आज मैं लम्स के जो इस वक्त वाइस चांसलर हैं डॉक्टर आदिल नजम, बॉस्टन में पूरे प्रोफेसर थे, वो आपको पता है जितना उनको वहां से मिल रहा था उससे आधा भी यहां पे नहीं मिल रहा। लेकिन मैं जानता हूं कि वो अपने वतन की मोहब्बत में यहां पर आए और अपने बच्चों को लेके आए और यहां पर सर्व कर रहे हैं। आप उनको डरा रहे हैं ये बातें कह के। ये आप सारा उस ह्यूमन रिसोर्स को जो पाकिस्तान के लिए अपनी जो अच्छी जिंदगी को छोड़ के आए हैं यहां पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ये किस किस्म का खौफ और हरास है? जब वो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान से पूछा जाता है, परवेज रशीद साहब, तो वो बड़े काबिल इज्जत आदमी है, वो ये कहते हैं जी मुझे इसका पता ही नहीं है, अगर कुछ हुआ तो ये रूटीन में होगा। उनके लिए ये रूटीन है, लेकिन जो आदमी सब कुछ छोड़ के आया यहाँ पे उसके लिए भाई ये रूटीन नहीं है। कैसे आपकी खबर की तरफ आते हैं? शाजिया, मैंने एक तो खबर जो है बड़ी वो दिलगुलाज और तकलीफदेह खबर है कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं और वो भी 14-14 साल के, उन्होंने यके बाद दिगरे 2 दिनों में खुदकुशी कर ली। अब दोनों की कहानी एक जैसी है। पहला जो था उसने भी कुछ SSC के इम्तहान में मुतअद्दिद बार वो अपील हुआ और वो नहीं हो सका, और फिर सेकंड स्टूडेंट की भी यही कहानी थी। हम ये देखते हैं कि हम बाज़ औक़ात बच्चों पे इतना, अब ज़ाहिर है ये स्टूडेंट हैं, ये किसी बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, और अक्सरियत तो बच्चों की जा ही नहीं सकती, आप जानते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो हम अपने बच्चों पे बाज़ औक़ात इतना मासूम ज़हनों पे प्रेशर डाल देते हैं, और आजकल जो सिलेबस भी बन गए हैं उसमें बच्चों को फिर इतनी इंतहाई इकदामात पे लोगों का, और 14 साल के बच्चे का मजबूर हो जाना, एक ने जो है वो गले में डाल के खुदकुशी कर ली, विच इज़ वेरी वेरी हार्ट रेंडिंग। और ऐसी कोई बात अगर हो मेरे ख्याल में तो वालिदैन को किसी प्रोफेशनल से भी बात कर लेनी चाहिए, किसी टीचर से भी बात कर लेनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर लेनी चाहिए, तो ताकि ऐसी ट्रेजेडीज ना हो सके। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पूरी दुनिया में, जहाँ पे जो मुआशरे तरक्की करते हैं वहाँ पर, क्योंकि नौजवान जो हैं वो किसी भी मुआशरे की उम्मीद होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपकी कौम का मुस्तकबिल हैं। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट किया जाता है, साथ साथ उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर ये देखा जाए कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कोई थोड़ा सा ऐसा काम कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तो फौरी तौर पर उसकी प्रोफाइलिंग करके उसको काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है, और अगर फिर मजीद काउंसलिंग की जरूरत हो तो प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। लेकिन वतन अजीज में तो गंगा ही उल्टी बह रही है काई साहब।
यहाँ पर तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आए दिन खबरें ये आ रही होती है कि मास्टर ने मार मार के डंडे हड्डियां तोड़ दी हैं, मार मार के डंडे बंदे को मार दिया, स्टूडेंट बेचारा या माजूर हो गया या मर गया। ये पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो ये जिस तरह हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको ओवरऑल करने की जरूरत है। उसके लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। मैं जो अभी वो हम जो इमरान खान साहब से जब बात कर रहे थे तो बेसिकली यही बात वो कह रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल गल सड़ गया, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हमें करनी थी वो रिफॉर्म्स हम नहीं लेके आए, ऊपर से नीचे बड़ा तक। सवाल है कि रिफॉर्म्स के जरिए होगा या आपको रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि आज के एक और भी बहुत बड़ा सवाल है, कैन दिस स्टेट मैकेनिज्म फर्दर बी परफेक्टेड। ये भी एक तो आज कहानी है ना। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ बैठ के जो यूरोप और अमेरिका को देख रहे हैं यहाँ बैठ के, और हम देखते हैं कि वो किस रियासत की जो ये शक्ल है या निज़ाम की ये शक्ल है, ये कहाँ पे खड़ी है। तो वो इमरान खान साहब भी यही समझते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें एक और बात देख रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि नौजवानों के लिए कोई प्रैक्टिकल को रियल स्टेप उठाएं, वो यूथ फेस्टिवल्स के लिए फेस्टिवल्स करके तो जी ये 42,000 बच्चों ने कौमी तराना गाया, वो एक ऐसा ड्रामा कि जी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। फिर क्या हो रहा है जी, ये बच्चा जी एक वक्त में कितने कपड़े पहन सकता है, कितनी रोटियां पका सकता है, मूंछों से गाड़ी खींच सकता है। यार ये कोई रिकॉर्ड है? और भाई आप ये बताएं कि इस मुल्क में तो ये रिकॉर्ड कायम हो गया, लोग भूख से मर गए, करोड़ों लोग जो हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लाखों लोग सैलाब से आज भी बैठे हैं बाहर सड़कों पर। कुछ करना है तो उन यूथ के लिए करें जिनको आपने स्कूल नहीं दिए हुए। कितने लोग, कल भी हमने ये स्टोरी की कि 51 लाख बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम है। ये पाकिस्तान की यूथ का हाल है। आप खड़े हुए चिंगम कमाए वो खा रहे हैं वज़ीर आला साहब, और साथ उनके वो बंदे और तराने गाए जा रहे हैं। भाई तराना अच्छा है, हम सब पाकिस्तान, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ कौम के पास कौमी कोई चीज तराना ही रह गया और कुछ नहीं रह गया। तो ये कॉस्मेटिक से नहीं, ये रियल स्टेप्स चाहिए। रियल स्टेप से जब हम जितने लोगों से भी बात करते हैं, रियल स्टेप कैसे होगा? रियल स्टेप ऐसे होगा ना कि आपको बेशुमार अपने फंड्स यूथ की तरफ, उसकी एजुकेशन की तरफ, उनकी सेहत की तरफ आपको मोड़ने पड़ेंगे। वो तो है नहीं। और वो जो लीडर अब आ भी रहे हैं वो कह रहे हैं जहाँ हमें करप्शन वगैरह रोक के हमको इकट्ठा कर लेंगे, फिर कर लेंगे। ये कहानी है और लोग भी खामोशी से देख नहीं, सारा सियासी स्टंट है, क्योंकि इमरान खान के साथ वो सारे यूथ और वो इंटरनेट वो फेसबुक वाले गए तो अचानक इनको ख्याल आ गया, तो अब ये वो यूथ हर जगह वो यूथ ही यूथ। अब शहबाज शरीफ साहब को यूथ फोबिया हो गया, इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। तो क्या सऊदी अरब से कॉरेन अथर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो, देखिए मैं अथर नवाब बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी जी, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये जो आप लोग मसाइल पे डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के, बड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उन सब की जड़ जो है ना वो एक मसला है, और वो जो है ना वो मसला ये है कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना वो इतने अनबैलेंस है। अगर आप चारों सूबों को पॉपुलेशन एंड लैंड के हिसाब से उसको बैलेंस कर दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बात को कोई हाईलाइट नहीं करता, ना सियासतदान करते हैं, ना इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, ना आप लोग करते हैं। तो इस पे थोड़े से कमेंट्स दीजिए। मैं इस पे आप लोगों से मजीद भी डिस्कस कर सकता हूँ किसी टाइम, अगर आप लोग मुझे मौका दें प्रोग्राम के अलावा भी, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया अथर साहब आपका। जी काई साहब। जी, उन्होंने कहा कि हम देखें ये जो सूबों की तकसीम होती है या जो इलाके होते हैं इसकी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ज़बान का फैक्टर भी होता है इसमें जो है, फिर आपकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वो तारीखी तौर पर, क्योंकि ये ग्लोब जो हमें मिला है इसमें जो उसकी शक्ल है और जहाँ जहाँ इंसान बसे हुए हैं। अब एक ये तो हमेशा तब्दील होती रही है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, तब मैं बस बात खत्म करने लगूँ 2 फिक्रों में। बात यह है कि जब नेशन स्टेट यूरोप ने बनाई थी तो कैसे बनाई थी, कैसे डिमार्केशन की थी उसने? वो हर नुक्कड़ और हर नुक एंड कॉर्नर में सड़क ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ और उसके बाद जो मॉडर्न जो नेशन स्टेट बनी और उसमें इवन डेवलपमेंट हमें आखिरी दफ़ा बड़ी नज़र आई, इधर जो सरमायादाराना दुनिया थी, तो वो उसी वक्त हुआ, वसाइल के साथ हुआ, सड़क के साथ हुआ, वो बम मार के या गोली मार के तो नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर राइट्स क्या हैं, आप कैसे लोगों को, मिसाल के तौर पे हम अमेरिका की मिसाल देते हैं जी, पता नहीं 47 ये कितनी नेशनैलिटीज रहती हैं, तो वहाँ नेशनल क्वेश्चन नहीं, हमारे यहाँ नेशनल क्वेश्चन है, इंडिया में नेशनल क्वेश्चन है। अमेरिका के साथ कनाडा में क्वेश्चन है ये। क्यूबेक ने अलहदगी की बात की है, इंडिपेंडेंस की बात की है, वहां पे हर जगह सड़क गई हुई है, लोग सड़क गई हुई हो तरक्की के बावजूद, काजी साहब लोग मांगते। आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में क्या हो रहा है? कनाडा अब आप जहां ये मसला दोबारा सर उठाता है,
हम वहाँ देखते हैं कि माशी कसाद बाजारी जो है इन तसुबात को हवा देती है और फिर दोबारा से जिंदा कर देती है। और आपकी वो जो आप आदमी समझते हैं जी मैं इसलिए सफ़र कर रहा हूँ चूँकि मैं बलोची हूँ, आदमी इसलिए, हालांकि आदमी सफर इसलिए कर रहा होता है कि उसकी जेब में पैसे नहीं होते, असासा नहीं होता, वो एक खास तबके से ताल्लुक रखता है, मगर वो कभी अपनी नेशनलिज्म में गुस्सा निकालता है, कभी कहीं जाकर निकालता है। अब वहां जो कनाडा की बात हो रही है, क्यूबेक की बात हो रही है, वहां पर तो कोई ऐसी उनके फौरी तौर पर उनकी कोई इकोनॉमी को खतरा नहीं है। वेलफेयर स्टेट। सभी साहब खुदा का खौफ फरमाइएगा, ये जो स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट जो उठ रही है वहां पे, वो क्यों उठी है? जब उन्होंने वहां पे फीसें लगाई हैं, जब उन्होंने वहां पे वेलफेयर स्टेट को रोल बैक करना शुरू कर दिया है, जब भी फीस लगती है, हजूर क्यूबेक की मूवमेंट उठा के देखें, हमने नहीं बनना, सादिया से प्रॉमिस किया। नहीं, आप जरा फैक्ट देखें ना, फैक्ट तो सही रिकॉर्ड पे रखे ना। वहां पे गवर्नमेंट चली गई, वहां पे जो है वो, और क्यों गई? वो इसलिए गई क्योंकि वहाँ पे मुझे इशारा मिल रहा है आपकी तरफ से, मैं अपनी खबर की तरफ भी आता हूँ, ये आपसे फिर बात कर लेंगे, जरा आप देख लीजिएगा वहाँ पे फिगर्स देख लीजिएगा। और ये जो क्यूबेक की स्टूडेंट मूवमेंट है वो इसलिए नहीं चली कि वहाँ पे बहुत रेल पेल होगी और वो पैसे ज्यादा आ गए, इसलिए कि उनके जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। क्यूबेक में सिर्फ स्टूडेंट्स की मूवमेंट नहीं, वहाँ पे लोगों ने वोट दिया है, वोट दिया है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं वहाँ पे भी, आप गौर फरमाइए। आपके नजदीक हर इशू रोटी का इशू है, नहीं, और आपके नजदीक क्या रूहानियात का इशू है? रोटी का साथ आपके नजदीक क्या है? ब्रेड विद ऑनर। आपके सारे मसले तो ड्रोन मार के हल होते हैं ना, आप तो ड्रोन मार देना चाहते हैं हर जगह पे। मैं पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं बनना, सादिया से प्रॉमिस किया। मैं यश चोपड़ा साहब का एक बहुत बड़ा नाम था, और एक जिसे कहते हैं ना सिनेमैटिक पोएट्री जो उन्होंने की, उसमें अभी अच्छी स्टोरीज दी उन्होंने। स्टोरीज के अलावा वो इतने बड़े जो उनके यानी वो डायरेक्टर बने, इश्यूज जो उन्होंने उठाए, इसमें लम्हे उनकी फिल्म थी, हालांकि फ्लॉप थी, लेकिन कहते हैं कि क्लासिक फ्लॉप थी, वो बिजनेस तो ना कर सकी, मगर बहुत बड़ी फिल्म थी। इस तरह सिलसिला थी, कभी कभी थी, फिर बाद में मोहब्बतें उनके बैनर तले बनती रही फिल्में, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये अभी तक सुना है कि एक सिनेमा ऐसा भी है कि जहाँ अभी तक वो चल रही है, कहीं चल रही है। तो चाइना वालों को हिंदी समझ आती है, सब टाइटलिंग कर लेते हैं, सब टाइटलिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यूं है कि ये एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा स्कूल, वहाँ बड़े स्कूल बने, एक रिफॉर्मिज्म का स्कूल बना, ये जिसमें ये लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वो पंजाब गवर्नमेंट का भी थोड़ा हाथ है। इन्होंने डेंगू के मच्छर को यहाँ से भगाया, क्योंकि खबर ये आ रही है कि वो डेंगू से उनकी वफात हुई है, वो बीमार थे। और नहीं वो तो है, लेकिन मैं पढ़ रहा था अखबार में कि वो बुखार था उन्हें, और वो डेंगू का बुखार था, तो ये जहाँ से सब भगा, वो तो मैंने वैसे बात की है। ये तो अच्छा काम किया शहबाज शरीफ साहब ने कि यहाँ से भगाया डेंगू को, लेकिन बदकिस्मती से वो वहां पर दिल्ली में वो जहां पर थे वो उसका बहरहाल एक बहुत बड़ा आइकॉन था, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट थे इंडियन सिनेमा के वो, और उन्होंने यादगार फिल्में दी, और ऐसी फिल्में दी कि जो कभी मरेंगी नहीं, या शायद वो नहीं रहे। लेकिन इस पर जरूर बात करेंगे, जो वो कॉल आई थी कि छोटे सूबे अगर मजीद बन जाएं तो इस पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो बात की, वो कल इंशाल्लाह मौका मिला तो इस पर जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका, काजी साहब आपका प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।